फ्रेंड्स, आई एम श्रेया। हम एमपीपीएससी 2021 और 2019 मेंस के लिए 3 मार्कर्स क्वेश्चन देख रहे थे। तो आइए हम आगे के अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 मार्कर्स। पहला क्वेश्चन है, संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों को अनुच्छेदों और भागों के साथ लिखिए। मतलब हमें संविधान में हमें 3 ऐसे प्रावधान बताने हैं जहां पर हमें सामाजिक न्याय मिल रहा हो और हमें उनके अनुच्छेद भी बताने हैं, मतलब आर्टिकल्स भी बताने हैं, और वो किस भाग में है हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो हमें जो सामाजिक न्याय की बात मेनली की जाती है हमारे डीपीएसपी में। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी हमें दिए नहीं गए। ठीक है, वो उन पे जब कानून बना के वो हमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ लागू है, कुछ लागू नहीं है। तो हमें जो मेन सामाजिक न्याय है, हमें उनके प्रावधान हमें मूल अधिकारों में भी मिलते हैं। वो कहाँ पर मिलते हैं? हमें समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है समानता का अधिकार है। तो ठीक है, तो हमें समानता के अधिकार में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सामाजिक न्याय का प्रावधान है हमारे संविधान में वो क्या है? अनुच्छेद 15 मतलब आर्टिकल 15, जिसमें हम 5 आधारों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव जो है उस पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिषेध है। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? ये है कि राज्य के अधीन लोक नियोजनों में अवसर की समानता। ठीक है, राज्य के अधीन जो लोक नियोजन है, जो पीएसयूज हैं और जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनमें लोक नियोजन। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आते, निजी संस्थाएं नहीं आती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम अवसर की समानता को लाएंगे। ये अनुच्छेद 16 में बोला गया है। ये भी सामाजिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, और 17 तो सभी को पता ही है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। तो कौन कौन से 3 हो गए? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। और ये किस भाग में है? भाग 3 मूल अधिकार में। मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बुनियादी अंतर बताइए। मतलब कि हमें 2 अंतर बताने हैं मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि इन्हें सामान्यतः एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर तो है, तो हम इनके अंतर को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमें देते क्या है? मौलिक अधिकार, पहले तो सबसे पहले सभी को पता है कि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मतलब अगर ये लागू नहीं है तो इन्हें लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय नहीं है। अगर ये कोई लागू नहीं है तो इनपे केसेस नहीं हो सकता। सरकार इनपे समय समय पर आवश्यकता अनुसार कानून बना के लागू कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रवर्तनीय है मौलिक अधिकार और ये प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा अंतर क्या बोल सकते हैं हम? मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, दूसरा मौलिक अंतर ये है। थर्ड, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मतलब इन पर कुछ ना कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। पहली सीमाएं हम बता सकते हैं कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के समय इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है आपातकाल पर। ठीक है, और दूसरा, जहां पर मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ जो है वो लगा हो, मतलब कि सेना को शासन प्रशासन उस क्षेत्र का चलाने के लिए दिया गया हो, वहां पर हम इन मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? और ये असीमित है। क्यों? क्योंकि ये तो लागू ही नहीं है, इनको लागू करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये असीमित है और इनमें हम एड ऑन भी कर सकते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें। जैसे कि हमने देखा है 2011 में हमने सहकारिता को इसमें जोड़ा है ना, सहकारिता को इसमें जोड़ा 2011 में, आर्टिकल 43B में हमने इसको जोड़ा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव। तो अब ये 3 मार्कर और यहाँ पर हमारे पास बहुत रेंज है।
सीधे सीधे दे दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले ये कब आया, ये आया 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946। अब लेके कौन आया, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रस्तुत करता थे। और इसको लागू अंगीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 पर इसको अंगीकार किया गया। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव में, तो हमारे संविधान की जो मूल भावना है, कैसा हमारा संविधान होना चाहिए, कैसा हमें अपना संविधान बनाना है, वो मूल भावनाएं इस उद्देश्य प्रस्ताव में डाली गई थी। जैसे कि हमें अपने देश को लोकतंत्र बनाना, लोकतांत्रिक बनाना है, लोकतंत्र, ठीक है, गणराज्य, ऐसा देश जहां पर जो हेड है, जो प्रमुख है, राज्य का प्रमुख, उसको चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, समानता, सभी को समानता मिले, स्वतंत्रता, सभी फ्री हो हर तरीके से, धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए फ्री हो, कहीं भी आने जाने के लिए फ्री हो, बोलने के लिए फ्री हो, ठीक है, तो समानता, इन सारे तत्वों को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निदेशक तत्वों का महत्व। अब आता है कि मतलब कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नीति निदेशक तत्व, ठीक है, तो नीति निदेशक तत्वों के बारे में पता है, ये भाग 4 में है, भाग 4 में है, और आर्टिकल किससे 36 से आर्टिकल 51 तक हमने नीति निदेशक तत्वों को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है इसके महत्व बताना है, तो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये इंपॉर्टेंस है। अगला है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा ये जो हमारे जो राजनेता, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके लिए ये एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो इसके 3 महत्व हमने बता दिए, क्या है, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, दूसरा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, और तीसरा कि पथ प्रदर्शक के रूप में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत रेंज है करने के लिए कि 10वीं अनुसूची के बारे में हमें लिखना है। तो पहली बात तो ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको संविधान संशोधन द्वारा डाला गया। किस संविधान संशोधन, 52वें, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया, जो 1985 में हुआ था। 10वीं अनुसूची बनाई गई, और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है, ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान, सीधे देख सकते हैं, दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी प्रावधान। और कारण क्या था इसको लाने का, इसका कारण था कि हम सदस्यों जो है, जो दल बदल रहे हैं, उनको मतलब कि जो मतलब फ्रिक्वेंटली उस समय जब ये लाया गया था, उस समय जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली दल बदलते थे, ठीक है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, तो इसमें दल बदलते थे। तो दल बदलने से रोकने के लिए हमने दल बदल अधिनियम लेके आए, ठीक है। इसका जो अंतिम निर्णय होता है दल बदलने का, तो ये होता है अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल कर रहा है तो वो वैधानिक है या नहीं, ठीक है। तो ये अंतिम निर्णय कौन करता है, ये करता है अध्यक्ष, जिस भी सभा का, राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समान सिविल संहिता। तो समान नागरिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में जो प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 4 आर्टिकल 44, क्या है ना, अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों में इसको डाला गया है। प्रावधान में क्या गया है, राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू करना, ठीक है, राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू करना। सिविल संहिता मतलब कि उत्तराधिकार से संबंधित, तलाक, शादी से संबंधित जो भी नियम हो, सभी लोगों के लिए एक जैसे हो, पूरे भारत के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए एक जैसे। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें प्रावधान, राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू करना, ये हमारे समान सिविल संहिता का मतलब। और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ गोवा में ही ये लागू है, ठीक है। अभी गुजरात सरकार जो है
वहां पर भी इसको लागू करने के लिए बात चल रही है, गुजरात में भी यहाँ वहां लागू करने के लिए बात चल रही है। तो ठीक है, अभी से भारत में ये लागू है गोवा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, तो हमारे संविधान ने हमें स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार दिया है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो कि मूल अधिकार है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भाग 3 में, भाग 3 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, इसके ये जो अधिकार है इसमें हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, वनस्पति आदि पाने का अधिकार दिया गया है। और इसके लिए हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लागू किया 1986 में। स्वच्छ पर्यावरण कि हमारा भी राइट है, एनिमल सभी का राइट है स्वच्छ पर्यावरण का। ठीक है, तो हमने इसको कब लागू किया? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसको हमने लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति सबसे पहले तो कब गठित की गई थी, क्यों गठित की गई थी? सबसे पहले तो ये गठित की गई थी मूल कर्तव्यों के लिए, कर्तव्यों की सिफारिश के लिए गठित की गई थी कि कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया हमारे संविधान में। तो कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो मौलिक कर्तव्य है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और उद्देश्य क्या था कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर सिफारिश करना। इनका ये एक उद्देश्य था कि मतलब आपातकाल के दौरान जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको लागू करना, इसकी सिफारिश करना। ठीक है, इसकी सिफारिश पे बात करना। इन्होंने मूलतः 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे और वर्तमान में हमने 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत रेंज है क्योंकि एक सिंगल वर्ड दे दिया गया है निवारक निरोध। अब निवारक निरोध क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को रोकना कि वो कोई भी क्राइम ना कर पाए, इसके लिए उसको पहले ही गिरफ्तार कर ले। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डाला गया है, बट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है कि संविधान में इसका वर्णन है। संविधान में बताया गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, खंड 4, 5, 6 कुछ ना कुछ सीमाओं के साथ है। ठीक है, तो खंड 4, 5, 6 में अनुच्छेद 22 में डाला गया है। और इसका कारण क्या है कि व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लेना। इसमें क्या है? अपराध करने से पूर्व व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को अपराध करने से रोकना इसका उद्देश्य है। और ये संविधान, हमें भी पता, संविधान का आंतरिक भाग नहीं है, ये संविधान का आंतरिक भाग नहीं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 44, तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 44 भाग 4, सीधे सीधे भाग 4 नीति निदेशक तक डाल दिया हमने। भाग 4 नीति निदेशक तत्व है। तो इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अब इसमें बताया गया कि समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो शादी, तलाक और उत्तराधिकार के विषय से सभी धर्मों के लिए समान कानून, मतलब कि शादी हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार से संबंधित सभी धर्मों के लिए समान कानून, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो इसको शाहबानो केस 1985 में इसके पक्ष में बात की गई थी कि हाँ लेके आना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में तलाक और हर तरीके के जो लॉज हैं वो अलग अलग है। ठीक है, गोवा ही एक अकेला ऐसा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो लागू है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा टॉपिक और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।